हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो जहाँ पे कॉस्ट शीट बनाई जाती है वहाँ पे आपका फॉर्मेट में एक एक्स्ट्रा कॉलम कॉस्ट पर यूनिट का होता है, और जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम नहीं होता है। तो जब भी हम कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो मेरे पास जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें वेरियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सारे खर्चे को हमें एक सिस्टमेटिक वे में शो करना होता है, एक सीक्वेंस में शो करना होता है, और उसी सीक्वेंस में जो शो करने का फॉर्मेट होता है वो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करना होता है, उसके बाद हमें प्राइम कॉस्ट फाइंड करना होता है, उसके बाद हमें वर्क कॉस्ट फाइंड करना होता है, और उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना होता है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसके बाद हमें सेल्स फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल वो लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिटर्न जितना किया है सप्लायर को वो मैनेज करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक मैनेज करना होगा। अगर कुछ स्क्रैप हमने सोल्ड किया रॉ मटेरियल का तो वो मैनेज करना होगा, और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी अगर मेरे पास एक्सपेंसेस के कॉस्ट के डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट सेलेक्ट करना होगा जिससे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम को फाइंड करते हैं। मीन्स हम सारे रॉ मटेरियल के पॉइंट्स को पहले शो करेंगे और रॉ मटेरियल कंज्यूम को फाइंड कर लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करने के बाद सेकेंड स्टेप में हमें प्राइम कॉस्ट फाइंड करना होता है, और प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम जो पहले आया था उसमें डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्लस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से गिवन होगा, और अगर एक्साइज ड्यूटी या रॉयल्टी गिवन है तो उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी इसी में आपके इंक्लूड हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें वर्क कॉस्ट फाइंड करना होता है, और वर्क कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करना होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर दोज ओवरहेड्स विच आर इंकर्ड इन द फैक्ट्री। मीन्स सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएंगे, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, पावर हो गया, कोल लाइट वाटर फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, रेंट ऑफ फैक्ट्री हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, रिपेयर्स ऑन फैक्ट्री एंड बिल्डिंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इसमें प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होगा। और अगर कुछ प्रोडक्ट मेरे डिफेक्टिव हो गए थे और उसको सुधार किया गया, उसमें उसको रेक्टिफाई किया गया, तो जो रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट आएगी उसको भी प्लस किया जाएगा। उसके बाद सेल्स ऑफ स्क्रैप को वहाँ से माइनस किया जाएगा, और सेल्स ऑफ स्क्रैप माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है हम ऑफिस ओवरहेड्स प्लस करते हैं। मींस जो एक्सपेंसेस ऑफिस में हुए हैं वो हमें देखना होगा। लीगल एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डायरेक्टर फ़ी, मैनेजर सैलरी, टेलीफोन, टेलीग्राम्स, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। जो भी एसेट्स आपकी कंप्यूटर में ऑफिस में यूज़ होती है उस पर जो डिप्रिसिएशन होगा, उसका जो रिपेयर होगा, उसका जो एक्सपेंसेस होगा, वो सब ऑफिस में ओवरहेड्स में आ जाएंगे। अब वर्क कॉस्ट तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स के सारे पॉइंट्स को हम प्लस कर देंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है ये शो कर रहा है कि जो ड्यूरिंग द ईयर हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है तो टोटल इतना एक्सपेंसेस मेरा इंकर्ड हुआ।
अब उसमें कुछ गुड्स आपके पास पहले से ही होगा, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के नाम से ऐड करेंगे, और जो आपका अनसोल्ड गुड्स है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसको माइनस करेंगे। और अब आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन जो आपने गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। बट गुड्स सोल्ड करने में आपका कुछ सेलिंग ओवरहेड्स हुआ होगा, अब हमें उसको प्लस करना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, ट्रेवल एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, डिप्रिसिएशन ऑन वैन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, बैड डेट्स हो गया, और अदर एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन द सेलिंग डिपार्टमेंट, वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारे एक्सपेंसेस प्लस करने के बाद अब हमारा आंसर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट प्लस करने के बाद आ जाती है सेल्स। तो सारे एक्सपेंसेस आपके पास गिवन होते हैं, बट उसको हमें एक सिस्टमेटिक वे में शो करना होता है। मीन्स पहले हमें सिर्फ रॉ मटेरियल के पॉइंट्स लेने हैं, उसके बाद हमें सिर्फ डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, फिर हमें फैक्ट्री ओवरहेड से लेना है, फिर हमें ऑफिस ओवरहेड से लेना है, फिर हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करना है, और उसके बाद हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से लेना है, और उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके हमें सेल्स फाइंड करना है। मीन्स ये सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं जब हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट बनानी होती है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम नहीं होता है, बट कॉस्ट शीट में कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम आपको शो करना होता है। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर